Hi everyone, I am Gopalesh Upadhyay. Welcome to online class. Today I am going to explain History French Revolution chapter 1 part 5 and topic number 4 Did women have a revolution? आज आप पीछे की टॉपिक को देखे होंगे तो कई ऐसे टॉपिक जो पहले पढ़ा दिए गए थे, रोबस्पियर, उसकी रूलिंग सिस्टम, डायरेक्टरी रूल्स, नेपोलियन का आना। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वुमेन का इस रिवॉल्यूशन में क्या रोल है और उस समय फ्रांस में वुमेन का पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन कैसा था। आपके पास बुक होगा तो आप देखेंगे कि शुरुआत से ही आप लाइन पर ध्यान लगाएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसको लाइन आप पढ़िएगा तो ऑलमोस्ट बातें मिल जाएंगी। कहता है शुरुआत में ही वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो इस लड़ाई में बराबर से लड़ा करती थीं। और आप सब जानते हैं कि फ्रेंच की सोसाइटी को बदलने में उसमें इनकी योगदान बहुत बड़ी है, लेकिन पॉलिटिकली रूप से इनका कोई महत्व नहीं होता था। और फिलहाल वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रही थी और अपने जीवन को इम्प्रूव करवाने के लिए भी बहुत सारी डिमांड किया करती थी। ज़्यादातर महिलाएं थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थीं। जाहिर है वो अपने जीवन को जीने के लिए कोई ना कोई काम किया करती थी। और वो छोटे क्लास की महिलाएं होती थी जो कपड़ों को साफ़ करती थी, घर में जाकर नौकरानी का काम करती थी, फूल बेचती थी, फल बेचती थी, सब्जियां बेचा करती थी। और तो और अमीर घरों में किसी न किसी रूप में इंगेज रहा करती थी। उन लोगों के पास अपनी कोई एजुकेशन नहीं होता था और तो और ना ही उन्हें कोई जॉब की ट्रेनिंग हुआ करती थी। अमीर घरानों की लड़कियां और अमीर घरानों के घर की महिलाएं ही ख़ास तौर से पढ़ा करती थी, जैसे नोबेल्स, ड्यूक्स, इस टाइप के लोग हुआ करते थे। और तो और उनकी जो मैरिज भी होती थी वो अपने ही क्लास के लोगों के साथ हुआ करती थी। और तो और आप देख सकते हैं इन महिलाओं का काम क्या होता था, खाना पकाना, परिवार का देखभाल करना, पानी लाना, लाइन में खड़ा होकर ब्रेड खरीदना और अपने बच्चों का लालन पालन करना। और कुछ काम भी करती थी तो इनका वेजेज जो होता था, वेतन बहुत कम होता था। तो आपको जो अभी बात बताई गई है इसमें आपने देखा कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक हालत बहुत निम्न स्तर की हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो रहा है कि महिलाएं जो हैं अपनी अधिकार लेने के लिए और अपनी बातों को मनवाने के लिए वो जमकर आंदोलन किया करती थी। इसलिए इनका अपना पॉलिटिकल क्लब हुआ करता है, इनकी अपनी न्यूज़पेपर हुआ करती है। और लगभग उस ज़माने में 60 क्लब हुआ करते थे जो अलग अलग फ्रांस की शहरों में आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया करते थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो क्लब था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये नाम है। और इन्होंने जो क्लब बनाया है उसमें उन्होंने डिमांड क्या रखा था, ध्यान लगाइएगा, उन्होंने डिमांड क्या रखा था कि इन्हें भी पुरुषों के बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और 1791 में इन्हें भी बोला गया कि एक्टिव सिटीजन के रूप में मान्यता मिलना चाहिए, जबकि ये पहले पैसिव सिटीजन हुआ करते थे। राइट टू वोट का डिमांड करते थे, असेंबली में अपनी पहचान बनाने की बात करते थे, पॉलिटिकल ऑफिस में अपनी योगदान देने की भी बात करते थे। और तो और ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी की मांग करते थे। तो ये उनका डिमांड था। शुरुआत में जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने थोड़ा बहुत महिलाओं के लाइफ को सुधारने के लिए कुछ नए नए बदलाव लाए। सबसे पहला उनके लिए स्कूल बनाई गई। स्कूलिंग को कंपलसरी किया गया कि सभी लड़कियां अब स्कूल करेंगी और शिक्षित होंगी। और तो और अब ये भी बात की गई कि उनको ज़बरदस्ती शादी नहीं थोपा जाएगा और तो और उनकी मर्ज़ी से शादी होगी और मर्ज़ी से ही उनकी तलाक भी होगी, जबकि पहले महिलाओं को अधिकार नहीं हुआ करता था। और डाइवोर्स को लीगल बनाया गया और महिलाओं को हर तरह की कामों के लिए ट्रेंड किया जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो छोटे बिजनेसमैन से लेकर स्मॉल आर्टिसंस तक की एक्टिविटी भी करने लगी थी। ये कौन इंट्रोड्यूस किया? ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन महिलाएं अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए कर रही हैं।
और राइन ऑफ टेरर में तो आप सब जानते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ था, उनके क्लब को बैन कर दिया गया था। और तो और जो बहुत अच्छी महिलाएं हुआ करती थीं, जो इस आंदोलन के लीडिंग किया करती थी, उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, फांसी पर चढ़ाया जाता था और बहुत अत्याचार सहन करती थी। और ये वोटिंग राइट का डिमांड करती थी, इक्वल वेजेस का डिमांड करती थी। लगभग 200 सालों तक वो लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। आखिरकार 19वीं सेंचुरी और अर्लियर 20वीं सेंचुरी में इनकी बातों को थोड़ा ध्यान दिया गया और धीरे धीरे फ्रेंच वुमेन जो है वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हुए धीरे धीरे अपनी पहचान को बनाई और 1946 में इन्हें पॉलिटिकल राइट मिला। तो सोचिए 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1946 में जाकर इन्हें वो राइट्स प्रदान किया गया। तो ये पूरी स्टोरी जो है महिलाओं से जुड़ी हुई है, उनकी स्थिति के बारे में, उनकी डिमांड के बारे में, उनके एक्टिविटीज़ के बारे में। इन्हीं में से एक प्रमुख महिला है जिनका नाम है ओलंपी डी गॉजेस। नाम याद रखिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 19 में, सोर्स ई में। और ये ऐसी पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन हुआ करती थी जो फ्रांस के लिए एक मिसाल था। उन्होंने जो पुरुषों के लिए राइट बना, महिलाओं के लिए भी उन्होंने राइट पुरुष के बराबरी देने का प्रयास किया। और तो और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन नामक एक पुस्तक कही लिखी, जिसमें उन्होंने महिलाओं के भी है ना राइट्स की बात कही, जो कि उस ज़माने के लिए बहुत बड़ी बात थी। नेशनल असेंबली में भी इन्होंने डिमांड किया था कि होना चाहिए। और तो और जैकोबिन क्लब और उसके तौर तरीक़ों को भी उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया और महिलाओं के क्लब की प्रशंसा की। नेशनल कन्वेंशन में इन्हें बनाने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन अवशेष जो उस समय के रोबेस्पियर गवर्नमेंट थी, इन्हें देशद्रोह का मुकदमा दायर किया और फाइनली इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ऐसी महिलाएं, उनका नाम है ओलंपी डी गॉजेस, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार 200 साल बाद महिलाओं को अधिकार मिला। तो ये टॉपिक नंबर 4 है जिसकी एंडिंग है। और एक और टॉपिक चल रही है, टॉपिक नंबर 5, जिसमें बात करेंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी माने गुलामी होता है। और पहले के ज़माने में जो दास प्रथा था, यानी गुलाम लोग, थर्ड स्टेट के जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नोबेल के घरों में या नोबेल के खेतों में या क्लर्की के खेतों में काम किया करते थे, और ये सब सर्फ्स यानी गुलाम हुआ करते थे। और फिर से एक बार आइए, मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजीम इज एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। एक बार फिर से देखिए, स्लेवरी को ख़त्म करने की बात हो रही है। उस ज़माने में देखिए कैरेबियन, इसको बोलते हैं वेस्ट इंडियन कंट्री को कैरेबियन बोला जाता है, जिसमें मार्टिनिक और गैडिलोप और सन डोमिंगो, ये 3 ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे, इम्पॉर्टेंट जगह हुआ करते थे, जो यूरोपियन कंट्री को टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये क्या करते थे, सप्लाई किया करते थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर था कि जहाँ भी यूरोपियंस जाकर दबदबा दिखाते थे, वहाँ बाकी मटेरियल तो खूब मिलता था, लेकिन अन्न, अनाज, अदर मिनरल्स वगैरह लेते थे, लेकिन लेबर की भारी शॉर्टेज होती थी। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड हुआ यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, जिसमें 17वीं सेंचुरी में यह बात कही गई कि 2 पोर्ट हुआ करते थे, बॉर्डर्स और नाइन्टीज़, और अफ्रीकन कोस्ट में ये हुआ करते थे, जहाँ गांव में, कबीलों में जा जाकर लोकल कहिए ज़मींदार टाइप लोगों से क्या करते थे, गुलामों की भर्ती किया जाता था और बदले में उन्हें अच्छा कमीशन दिया जाता था। और वो सारे वर्कर जो होते थे वो अनोन होते थे और उन्हें झूठ बोलकर नाव में ठूस कर एक लंबी यात्रा पर एज ए गुलाम बनाकर प्लांटेशन के लिए, मिनरल्स के काम करने के लिए भेजा जाता था। और आखिरकार ये स्लेव ट्रेड काफ़ी दिनों तक चला था और ये सारे लोग शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो और दूसरे ऐसे जगहों पर काम किया करते थे। और इन स्लेव की तो प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई, लेकिन जो उसको लेकर आए थे, जो बिजनेसमैन टाइप लोग थे, वो खूब प्रॉस्पर होते गए और इनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होती गई। अगर हाल में एक फिल्म आई होगी KGF, उसमें देखे होंगे कि कैसे गोल्ड माइंस में ये सारे गुलाम लोग काम करते थे और अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करते थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी में जब नेशनल असेंबली आया था तो डिमांड हुई थी इसको ख़त्म करने के लिए, और फ्रेंच के जितने भी कॉलोनीज़ थे वहाँ भी कहा गया कि ऐसा लॉ बनाया जाए जो इसको
ख़त्म करने की बात हो, लेकिन बिजनेसमैन से वो लोग डरने लगे थे। जानते थे कि उन्हीं से पैसा आता है और स्लेव ट्रेड अगर चलती रहेगी तो इकोनॉमी मजबूत भी रहेगी। लेकिन इस बीच में कहता है कि कन्वेंशन विच इज़ 1794 लेजिस्लेट टू फ्री ऑल स्लेव्स, डिमांड हो रहा है कि सबको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इसी बीच मामला गड़बड़ हो गई, नेपोलियन की रूल आ गई, और जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से इस सिस्टम को और प्रमोट करने लगा। और आप जानते हैं नीग्रो करके एक जाति है, ब्लैक वाली की जाति है, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट वेयर फाइनली एबोलिश्ड। लेकिन इन सब एक्टिविटीज़ में आंदोलन चलता रहा। 1848 में ये फाइनली स्लेवरी सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। तो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी में आप लोगों ने देखा। टॉपिक नंबर नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक बुक पढ़िए, लाइन्स वाइज ध्यान लगाइएगा, समझ में बहुत आएगा। थैंक यू वेरी मच।